के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, गोठ नवा तकनीक ज्ञान के विशेषज्ञ ले समाधान के, पशु मछली मुर्गी पालन के उन्नत खेती गीत गान के, स्वस्थ सुखी खुशहाल छत्तीसगढ़ के किसान, रसता है भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ संगे भुइया के गोठ, भुइया के गोठ। भुइया की गुट दिखैया जम्मू संगवारी मल्ला हमर जय जोहार। संगवारी हो, बरसात के ये मौसम बीज रोपण के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। काबर कि ये मौसम में हमन जो भी बीज ला डालबो जमीन के भीतर, ओकर फसल हमला अघन पूस के महीने में बहुत बढ़िया मिलही। लेकिन कबो कबो ऐसे भी होते कि फसल में कुछ रोग लग जाते, तो खरीफ सब्जी में पौध सुरक्षा हमन किस तरह से करन, ये विषय पर चर्चा करे बर आज हमन अपन स्टूडियो में आमंत्रित करे हन डॉक्टर CP खरे जी ला, जो कि कृषि वैज्ञानिक है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कृषि विश्वविद्यालय में। तो खरे जी नमस्कार, हमारे स्टूडियो में आपन के बहुत बहुत स्वागत है जी। तो अब हम चर्चा की शुरुआत करन। सबसे पहले खरे जी, आप हमारे दर्शक मन ला ये बतलाओ कि ये मौसम में कौन कौन से पौधा ला हमन बीज में अभी रोपे बर डाल सकत हन। देखिए, जो खरीफ ऋतु है वो छत्तीसगढ़ अंचल के लिए सब्जियों की जब हम बात करते हैं तो कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं वो जी। हम लगाते हैं। इसके अलावा भिंडी लगाते हैं, तो ये तो प्रमुख सब्जियां हैं। इसके साथ साथ में कोचई एक बहुत यहाँ की लोकप्रिय सब्जी है, उसको लगाते हैं। कद्दू वर्गीय सब्जियों में करेला, लौकी, परवल, ये सारी सब्जियां हैं। अब इसके साथ अब जो ये महीना चल रहा है सितंबर का महीना, इसमें हम आगे की तैयारी करते हैं। तो बीज लगाने की जब बात होती है तो इस समय हम थरहा लगाते हैं टमाटर का, मिर्च का और गोभी वर्गीय जो सब्जियां हैं, पत्ता गोभी, फूल गोभी का। और इस तरह से ये बीज से जो थरहा तैयार करते हैं और फिर मुख्य फसल में लगाने की बात करते हैं। तो खरे जी, जैसे हमन टमाटर लगा अगर हमन लगाए बार सोचबो, तो टमाटर लगाते समय कौन कौन सी हमला विशेष सावधानी रखना चाहिए ताकि आगे जाके बढ़िया टमाटर हमारे खेत में पैदा हो और कीड़ा नहीं लगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम थरहा लगाते हैं, नर्सरी लगाते हैं, तो नर्सरी लगाने से ही हम प्रारंभ करते हैं कि वहाँ पर कोई भी रोग व्याधि ना आए। इसके लिए थरहा लगाने की एक उचित प्रक्रिया है कि थरहा लगाने के लिए खेत का ऐसा स्थान का चुनाव करें जो थोड़ा ऊंचा हो ताकि पानी का भराव ना हो सके, लेकिन जल स्रोत के नज़दीक हो ताकि बार बार उसमें हम सिंचाई कर सकें। जी। हम क्यारी बना लेते हैं, उसके बाद हम उसमें बीज की बुआई कर देते हैं। बीज की बुआई करने के बाद में जो क्यारी हम बनाते हैं उसकी चौड़ाई 1.25 मीटर से ज़्यादा नहीं रखते, ताकि हमें अगर कुछ अन्य कार्य करना पड़े तो वो आसानी से हो सके। लंबाई हम कितनी भी रख सकते हैं। सामान्य तौर पर 5 सेंटीमीटर की लाइन बना देते हैं और उसमें बुआई करते हैं। जी। विशेषकर कीटों से बचाव के लिए, क्योंकि जो रस चूसने वाले कीट हैं वो विषाणु जनित रोगों को आगे आमंत्रित करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो नर्सरी या थरहा उगाते हैं वो उगाने के लिए हमको एक मच्छरदानी जैसा एक नेट रहती है जिसको एग्रोनेट कहते हैं। एग्रोनेट 100 का यदि हम उपयोग करें उसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। बीज बोने के पूर्व बीज का उपचार कर दें, तो बीज उपचार करने से जो समस्या हमारी ऐसे रोग व्याधियों की आती है कि पौधे छोटे अवस्था में गिर जाते हैं, जिसको हम डैम्पिंग ऑफ रोग रहते हैं, उस रोग से भी बचा जा सकता है। जी। तो इनका बचाव करना हमारे लिए तो बहुत टमाटर के पौधे ला हमन उपचार किस तरह से कर सकत हन। इसमें जो 1 किलोग्राम बीज होता है, इस 1 किलोग्राम बीज में कार्बेंडाजिम करके एक दवा होती है, इसका उपयोग कर सकते हैं। जी। कैप्टान, थायरम, इन दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं।
कार्बेंडाजिम 1 ग्राम दवा 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त कभी होती है। कभी बीज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कभी कई बोलते हैं कि जो हाइब्रिड के बीज है ओकर उत्पादन अगर हम ओला बीज डालबो रोपबो तो फसल बहुत बढ़िया होई और सामान्य बीज के बजाय। तो किसान मन कैसे समझे कि हमार जमीन पर सामान्य बीज ज़्यादा उपयोगी है, हमार जमीन पर हाइब्रिड ज़्यादा उपयोगी है, इस तरह से? देखिए, ये आपको स्थल के आधार पर चयन करना है और आपकी उगाने की क्षमता के आधार पर चयन करना है। जी। सामान्य तौर पर हाइब्रिड बीज जब हम लगाते हैं तो उनका उत्पादन जो हमारे देसी किस्म हैं उनकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा होता है। जी। बीजों की उपलब्धता आपको सुनिश्चित करना है। टमाटर से संबंधित जो हाइब्रिड बीज हैं वो IIHR बेंगलोर जी। राष्ट्रीय बागवानी संस्थान है, उसमें अर्का नाम की सीरीज है, उससे निकले हुए हैं। जी। वेजिटेबल की एक और सेंटर है राष्ट्रीय स्तर का, जिसमें काशी नाम की सीरीज है, उस नाम से टमाटर निकले हुए हैं। टमाटर की अलग अलग साइज़ के हिसाब से हमें किस पर्पज़ के लिए टमाटर उगा रहे हैं, सब्जी के लिए, प्यूरी के लिए, जब हाइब्रिड लगाते हैं तो इसका काम करना चाहिए। और चाहे हाइब्रिड आप लगाएं और चाहे आप सामान्य जाति का बीज लगाएं, बीज लगाते समय बीजोपचार करना परम आवश्यक है। जी खरे जी, हमन ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे थरहा ज़मीन है या भर्री ज़मीन है या तो फिर भाटा ज़मीन है, तो अलग अलग बीज में अलग अलग ज़मीन में क्या उपचार के विधि या दवाई डाले के दवाई जिन डालते हैं वो सब अलग अलग रहते हैं कि सब एक ही प्रकार के हमें? सारी दवाइयाँ एक जैसी हैं और उनका एक ही तरह का प्रयोग होता है, ज़मीन से इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं है। जी। हमको स्थल का चुनाव, भूमि का चुनाव अपने इस आधार पर करना है कि क्या वह फसल हमारे लिए, जैसे दोमट मिट्टी, सैंडी लोम तरह की जो मिट्टी है, ये सब्जियों के लिए बहुत अच्छी उपयोगी होती है। लेकिन अगर थोड़ा बहुत फ़र्क भी पड़ता है तो वो भी मिट्टी, उस मिट्टी में भी उगाई जा सकती है और सारी प्रक्रिया एकदम सामान्य रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। खरे जी, जैसे कभी कभी हमन देखथन कि जन भिंडी के जन फसल है ओमा कुछ रोग लग जाते हैं, कभी पत्ती है ऊपर की ओर मुड़ जाते या कभी पत्ती नीचे की ओर मुड़ जाते, तो ऐसे मिर्ची में भी ऐसे देखथन हमन, तो एकर कोई अलग अलग मायने है का पत्ती के इस तरीके से मुड़ना के? जी देखिए, भिंडी की जब हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ अंचल में जून महीने से लेकर के अक्टूबर महीने तक सामान्य तौर पर हम भिंडी लगाते हैं। जी। इस अवधि का जो हमने देखा कि भिंडी में समस्या क्या आती है, तो जब हम भिंडी लगाते हैं जून महीने में और जुलाई महीने में हम ये देखते हैं कि पौधे की मरने की समस्या आती है। तो इससे बचने के लिए क्या करना है हमको कि भिंडी को बीजोपचार करके बोना है, नंबर 1 बात। नंबर दूसरा, जब भिंडी का पौधा बड़ा होता है तो उस समय कीटों से सुरक्षा करना है, क्योंकि रस चूसने वाले कीटों का इस पर प्रकोप होता है। और रस चूसने वाले कीट सिर्फ रस बस नहीं चूसते हैं, ये विषाणु जनित रोगों को बढ़ावा देते हैं। जी। तो उस विषाणु, जिसको पीत सेरा मोजेक या येलो वेन मोजेक नामक बीमारी कहते हैं, इसको हमको बचाव करना है। इसके रोग पैदा करने के लिए वायरस उत्तरदायी है, लेकिन रोग के बढ़वार या फैलाव के लिए एक कीट होता है जिसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं, बहुत छोटा कीट होता है, वो रहता है, तो उससे बचाव करना पड़ता है। इस अभी अवस्था में ये सितंबर महीना है, बरसात कई बार होती है, तो हमें कवक जनित रोगों का प्रकोप दिखाई देता है, जिसमें मुख्य रूप से सर्कोस्पोरा, ये देखिए, ये एक है, ये आपको भिंडी में इसमें काले काले से स्पॉट दिखाई दे रहे हैं। जी, ये हो जाते हैं। अच्छा, ये इल्ली है इसमें? नहीं, क्या ये एक रोग है जी। ये फफूंद जनित रोग होता है। इस फफूंद जनित रोग के द्वारा ये हो जाता है और ये पूरा बढ़ जाता है। तो एक बार का जब पौधा छोटा रही थे तब से ला उपचार करना जरूरी है कि जिन समय रोग हो जाते एक और बाद भी हम उपचार कर सकते हैं? जैसे ही हमें रोग के लक्षण 1 या 2 दिखाई दे जी, तब हमें उपचार करना ये जरूरी होता है। इसका ये फफूंद जनित रोग है, इसके लिए उपचार के लिए फफूंद नाशी दवाओं का छिड़काव करने की आवश्यकता होती है जी। बड़ा आम अगर दवा किसान भाई अगर इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो कार्बामेथेन वाले ग्रुप जो रहता है, इसमें डाइथेन M45 नाम की एक दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, 2.5 ग्राम दवा का। कॉपर ऑक्सी क्लोराइड समूह की बहुत सारी दवा हैं, कोई भी एक दवा ले लें जी। उस कॉपर ऑक्सी क्लोराइड वाले समूह की दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि कॉपर ऑक्सी क्लोराइड समूह की जो दवा हैं
वो बाजार में विभिन्न नामों से मिलती हैं, उस दवा का यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें 3 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करेंगे। जी। और जो आपने मुड़ने की बात की कि जी। मुड़ने की जो समस्या आती है ये इस तरह की होती है, ये पीतसिरा मोजेक के लक्षण हैं। और ये वाले जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं कप फॉर्मेशन, ये कीट की वजह से है। अच्छा ये जी। और ये देखिए, ये अंदर की ओर मुड़े हुए लग रहे हैं। नहीं, ये ऊपर वाला भाग है और ये कप, इसको हम लोग कप फॉर्मेशन बोलते हैं। जी। ये की तो ये इसके बाद तो इसके लिए रस चूसने वाले कीट को नियंत्रण करने के लिए, कोई भी रस चूसने वाले कीट के लिए जो नियंत्रण करने की दवा है, कीटनाशी दवा, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इमिडाक्लोपिड का अगर एक बार भी इस्तेमाल कर लेंगे इस पे, तो उससे इस पे नियंत्रण पाया जा सकता है। क्योंकि ये अब अवस्था इसकी ऐसी चल रही है भिंडी की, जो हमने जून या जुलाई में लगाई है, तो वो अपने मध्य या अंतिम फेज की ओर है। हमन ये भी जानना चाहतन कि बीज के जो उपचार करना रही थे या हमला रोग से बचाए बर जेन भी दवाई के हमन छिड़काव करथन, तो ये मौसम में जिन जिन सब्जी हमन उगाथन, सबे सब्जी बर एक ही दवाई हमन डाल सकतन कि अलग अलग बदल बदल के डालना पड़ते? देखिए, हमेशा जिस तरह की बीमारी है उस तरह की दवाई का छिड़काव हमें करना पड़ेगा। यदि फंगस या फफूंद जनित रोग है तो फंजीसाइड की उपयोग करना पड़ता है। कीट की समस्या है तो हमें कीटनाशी दवा का इस्तेमाल करना पड़ता है। और विषाणु जनित यदि रोग है तो ऐसे में उसका हम मैकेनिज्म जान लेते हैं कि रोग होता कैसे है। यदि रोग, जैसे अभी हम छत्तीसगढ़ में कोचई खूब लगाते हैं, तो कोचई में पत्तियों में चितकबरापन दिखता है, उसको दसीन मोजेक कहते हैं। लेकिन दसीन मोजेक का उपचार ये है कि आप ऐसे कंदों को कदापि बीज के लिए उपयोग में ना लाएं जिसमें ये रोग है, तो उसको कर सकते हैं। फिर यदि कीट के द्वारा, जैसे भिंडी में मैंने चर्चा आपसे की कि भिंडी में पीतसिरा मोजेक और एक और बीमारी यहाँ कर्लिंग की जो दिखाई देती है, उसका प्रकोप यदि होता है तो वो सफ़ेद मक्खी के द्वारा है, तो हमें कीट का नियंत्रण करना पड़ेगा। जी खरे जी, कभी कभी हमन ये भी देखथन कि जैसे कद्दू के हमन पौधा ला लगाएं तो बहुत, अगर पैदावार तो बहुत बढ़िया होते, लेकिन थोड़ी देर के बाद हमन देखथन कि अगर पत्ती के रंग पीला पड़ जाते, तो पत्ती के रंग पीला पड़े के का कारण है? देखिए, कद्दू वर्गीय जितनी सब्जियां हैं, इनमें यदि पत्तियों का रंग पीला पड़ रहा है और उसमें आपको, अगर आप उनका परीक्षण करेंगे तो निचली पत्तियों का रंग पीला पड़ना कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन पूरा हल्का पीलापन आ रहा है तो ये इंगित करता है कि नत्रजन संबंधित उर्वरक आपने पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल नहीं किए। इसके अलावा भी अगर ये दोनों आपने काम कर ली तो फिर तीसरी संभावना आती है कि उसमें कोई ना कोई रोग है। तो पीलापन पड़ने का जो कारण रहता है वो मोजेक रोग की वजह से होता है। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों में, खासकर करेला में और उसमें मोजेक की समस्या आती है। ये देखिए, ये करेला में ये समस्या, ये विषाणु जनित रोग है। ये हल्का पीलापन दिखाई दे रहा है आपको जी। और ये जो पीलापन दिखाई दे रहा है, इसके अतिरिक्त ये पीलापन ये कवक जनित रोग की वजह से है। अच्छा, तो इन दोनों के लिए, इसके लिए और दूसरा इस पीलेपन के लिए, इनके लिए अलग अलग दवाओं का छिड़काव करना है जी। ये विषाणु जनित है। विषाणु जनित जब भी समस्या आती है तो चितकबरापन आता है और इनके पत्तियों के आकार में परिवर्तन आ जाता है। ये इनमें कुरचना हो जाती है, पत्तियों की जिस तरह की सामान्य होना चाहिए वो उस तरह से नहीं होती। कभी कभी हम ये देखतन खरे जी की पत्ती शुरू में तो बढ़िया बड़ बड़ पत्ती रहती है और आगे जाके पत्ती छोटे छोटे हो जाते और फल भी, ओकर करेला के फल भी छोटे छोटे हो जाते। शुरू में बड़े रहते, बाद में छोटे हो जाते, ऐसे काबर होते हैं? ये यदि शुरुआत में आपका पौधा स्वस्थ रहा होगा, उसके पश्चात उसमें विषाणु जनित रोग का आक्रमण हो गया, जिसकी वजह से पूरी पत्तियां इस तरह की मुड़ जाती हैं। और अगर इसमें शुरुआत से ही अगर ये रोग लग जाएगा तो उसमें फल नहीं बनते, लेकिन जब फल ऐसे में बनते हैं तो बहुत छोटे हो जाते हैं और वो किसी मार्केटेबल या बाजार में बिक्री के योग्य नहीं रहते। हमें इस बात का ध्यान रखना है करेला में खासकर कि लगातार अपनी फसल को देखते रहना है और
विषाणु जनित रोगों की अभी बहुत समस्या चल रही है, जी। तो उस समस्या से बचने के लिए कीटों का नियंत्रण, खासकर रस चूसने वाले कीटों का नियंत्रण करना है। जी। खरे जी, जैसे कबू कबू हमन देखथन कि जैसे हमन अपन बगीचा में या किचन गार्डन में कद्दू के पौधा हमन लगाए हन, तो कभी कभी फुलेज फूल रही थे, उसमें फल नहीं लगे, और कभी कभी पत्तीच रही थे, फुलेज नहीं लगे, तो ऐसे काबर होते? इसका देखिए, जो कद्दू वर्गीय हैं, खासकर कद्दू में, इसमें मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग आते हैं। जी। तो मेल फ्लावर की भी उपयोगिता है, और जो फल बनते हैं वो फीमेल फ्लावर में बनते हैं, जी। मादा पुष्पों में बनते हैं। जी। नर पुष्प जो रहते हैं वो लंबे रहते हैं, डंठल के साथ रहते हैं और खिलते हैं। उसके बाद उनका काम सिर्फ ये है कि वो परागण की क्रिया करें। अच्छा। और जो मादा पुष्प रहते हैं वो इंटरनोड के पास में रहते हैं। उसमें परागण क्रिया होने के पश्चात अगर सफल परागण हो गया है तो उससे फिर फल बन जाता है और बड़ा फल रहेगा। जी। और कभी कभी नहीं हो पाने की जो कारण बताई है आपने, कुछ लोग जो शिकायत करते हैं वो प्रिसीजन फार्मिंग के केस में कई बार दिक्कत आती है, या एकाध कई बार ऐसा लगा होता है तब दिक्कत आती है। क्योंकि परागण के लिए जो कुछ हनी बी और दूसरे तरह के कीट हैं जिनकी वजह से होने लगता है, अगर उनकी संख्या कई बार कम हो जाए तो ऐसा होता है। परंतु मेल और फीमेल दोनों फ्लावर लगेंगे, नर एवं मादा पुष्प में ही फल सेट होंगे। जी। जी। कभी कभी कई लोगन मन ये कहते हैं कि अगर आप मन ला सेमी लगाना है, आप मन ला अगर बरबट्टी लगाना है या कूड़ा लगाना है, तो पहले बीज ला, सूखे हुए बीज ला पहले पानी में 6-7 घंटा ला भिगा दो, ओकर बाद लगाबो, तबे फसल बने आते। और डायरेक्ट अगर आप मन भुइयां में इसने लगा दो तो फसल ठीक से नहीं हुआ। तो ये बात का सही है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर आपने पानी में डुबो के रखा तो उसमें अंकुरण की क्षमता अच्छी हो जाती है, लेकिन सबके लिए जरूरी नहीं है। जी। और बीज का उपचार करने की आवश्यकता जरूर है। जिन बीजों में बीज की कवरिंग, जिसको सीड कोट कहते हैं, उस कवच में मोटापन ज़्यादा रहता है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आती है, वो उसमें भी जाता है। लेकिन आप और सुरक्षित तरीका अपना सकते हैं कि एक बार पानी में डाल दिया जिसके कवर ज़्यादा है तो ऐसा किया जा सकता है। जैसे आजकल करेला में भी आप देखिए कि इसमें हम लोग बीज को अच्छे से उगाना है तो पॉलीथिन में पहले लगा देते हैं। उसके बाद इस पॉलीथिन को जब ये एक पर्याप्त अवस्था में आ जाता है तब इसको गड्ढे में लगाते हैं। दोनों तरह की विधियां हैं कि गड्ढे में डायरेक्ट आप लगा दें और इसमें भी लगा दें। तो खरे जी, मुनगा के जिन पौधा है ओला भी हमन ये मौसम में लगा सकत हन का? जी, मुनगा का लगा सकते हैं, और लगभग 8 अच्छी मुनगा की जो प्रजातियां हैं वो 8 से 10 माह में आपको उनसे फसल मिल सकती है। जी। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि मुनगा की फसल हमन लगान तो माँ बढ़िया फसल तो बढ़िया बाढ़ गए, पेड़ भी बढ़िया बाढ़ गए, फूल भी बढ़िया लगे, लेकिन फूल बहुत अधिक झड़ जाते, तो झरे के क्या कारण है? देखिए, मुनगा में जो फूल झड़ने की प्रक्रिया है उसको आप इस तरह से समझें कि मुनगा में जितने उसको पुष्प क्रम कहते हैं जिसमें फूल आते हैं, उस पुष्प क्रम में जितने फूल रहते हैं उसका यदि 50% के लगभग झड़ रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है चिंता करने की। अच्छा। क्योंकि फूल बहुत ज़्यादा बनते हैं और झड़ जाते हैं, लेकिन जो फली सेट होती है वो कम में सेट होती है। अच्छा। एक चीज़ तो उसका ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, चिंता इस बात की ज़रूर करें कि मुनगा में जब ये फूल लगते हैं उस समय हमें अपने मुनगा की जो हमारा पेड़ है उसकी देखभाल करने के लिए हमें उपयुक्त मात्रा में नत्रजन, पोटास एवं फास्फोरस नामक उर्वरकों का प्रयोग करें ताकि उसमें हेल्दी हमारे शाखा रहेगी। और अगर कभी कभार एकाध कीड़े की प्रकोप देखता है, वैसे सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ अंचल में कोई रोग इसमें नहीं लगता है, ज्यादा कीड़ों का प्रकोप नहीं। कभी ये देखा जाता है कि मुनगा के पतला रहते या तो फिर अपन आप मुड़ जाते। हाँ, कोई बीमारी है क्या? वो कीड़ों की वजह से ऐसा होता है। हम उचित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें और अगर जरूरत हो तो एक बार हम उस समय कीटनाशी दवा का छिड़काव कर सकते हैं, उससे ये समस्या दूर हो जाएगी। जी।
और ये मौसम में लौकी अगर हम अगर बागवानी में अगर हम लगाबो पेड़ होकर, तो लौकी के रख रखाव पर हमला का ध्यान में रखना चाहिए? देखिए, अगर कोई अभी लौकी आप लगा रहे हैं या अन्य तरह की सब्जियां लगा रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखिए कि जल भराव की स्थिति पैदा नहीं होना चाहिए जी। खासकर मिर्च के केस में। अच्छा। मिर्च में भी दिक्कत होती, अन्य में भी होती। तो अभी जो भी सब्जियां हम लगाते हैं वो मादा बना के लगाते हैं। अच्छा। वो ऊपर थोड़ा बना, तो उसमें क्या है कि डायरेक्ट तने में पानी नहीं आता है। फिर लौकी लगाने के साथ साथ एक ही जगह बार बार लौकी नहीं लगाएं, क्योंकि उसमें फिर ये देखा गया है कि लौकी में पौधे मरने की समस्या आती है। जी। पौधे मरने की समस्या से बचने के लिए हमें बीजोपचार अवश्य करना है। ये फ्यूजेरियम नामक कवक होता है, उसकी वजह से ये रोग आता है। जी। और इससे बचाव के लिए जब भी लौकी का बीज हम लगाएं तो कार्बेंडाजिम दवा 1 ग्राम दवा 1 किलो बीज के हिसाब से उपचारित कर लें और उपचारित करके लगाएं। तो ये समस्या से हम काफ़ी हद तक दूर हो सकते हैं। तो अगर लौकी का पौधा हमला लगाना है तो एक बार में कतका बीजा डालना पड़ही हमला? ये आजकल तकनीकी इस तरह की हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि इसमें 1 या 2 बीज एक पॉलीथीन में तैयार करते हैं, या एक गड्ढा जो हम बनाते हैं जी। तो 1.5 मीटर की हम दूरी रखते हैं से पौधे के लिए। जी। तो उस 1.5 मीटर में हम एक अपनी सुरक्षात्मक दृष्टि के लिए 2 बीज डालते हैं। जी। और जब पौधा बड़ा हो जाता है तो एक बीज को निकाल सकते हैं उससे पौधे से। अच्छा। ठीक है, तो वो अपने डिस्टेंस मेंटेन रहेगा। पौधे से पौधे की दूरी 1.5 मीटर रहेगी। एक बीज हर गड्ढे में रहेगा, जिसको हम थाला कहते हैं। तो खरे जी, पौधे से पौधे के बीच में 1-1.5 मीटर की जिन दूरी की आपने बात करा था, तो ये दूरी रखे के पीछे कोई वैज्ञानिक कारण है क्या? हाँ, क्योंकि जो पौधा बढ़ता है जी। उसकी बढ़वार इतने में पर्याप्त होती है। और वैज्ञानिक रूप से ये देखा गया है कि 1.5 मीटर बरसात के समय 1.5 मीटर, और जब हम गर्मियों वाली फसल लगाते हैं उसमें ये दूरी 1 मीटर भी कर सकते हैं। जी। तो जो वेजिटेटिव जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ अभी ज़्यादा होती जी। है, और उसकी नार को हम चढ़ा देते हैं और उसके बाद हम उसमें से लौकी की तोड़ाई कर लेते हैं। जी। 70 दिन के आसपास में हमें ये फसल मिलने लगती है। जी। कभी कभी मिर्चा के पौधा में हमन देखथन कि ओमा भी रोग रखते या कुछ सफ़ेद सफ़ेद जाला जाला असन कुछ पेड़ में दिखाई देते, ओकर पीछे का कारण है? देखिए, वो जो सफ़ेद दिखाई देना है जी। वो एक रोग का प्रभाव रहता है, और जी। वह रोग नवंबर दिसंबर महीने में ही आता है। जी। अभी वर्तमान में जिन भाइयों ने मिर्च लगाई हुई है, कृषक बंधुओं ने, जी। उनको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि बरसात का जो एक अत्यधिक वर्षा हो रही है तो बरसात वाटर लॉगिंग की कंडीशन या जलमग्न होने की दशा से बचाएं। जी। दूसरा, कीटनाशी दवा का छिड़काव करें ताकि अगर हमन बने असन से कीटनाशी दवा का छिड़काव जी। अगर हम करबो तो हम इससे फसल ला खराब हो से हमन बचा सकते हैं। तो खरे जी, आप मन हमारा स्टूडियो में आए और आप मन हमन सब्जियों के बारे में बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। एक बार आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो देखिए आप मन, अगर हमन कृषि वैज्ञानिक के सलाह के अनुसार चलबो तो बहुत ही जल्दी हमन अपन साग सब्जी ला सुरक्षा हर तरीके से प्रदान कर सकत हन। तो ये विषय में आप ला अगर और भी जानकारी चाहिए तो आप मन हमर से संपर्क कर सकत हो, जेकर बार हमार पता है कार्यक्रम भुइयां के गोठ, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन 492007। तो एक साथ भुइयां के गोठ कार्यक्रम हमार यहीं से रावत है। सबो संगवारी मन ला जय जोहार।